आधी क्लास। तो आज हम लोग ना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज हाइड्रोकार्बन। देखो, अगर हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर को ना हम लोग कुछ कैटेगरीज में बांट देंगे। ध्यान से समझना बेटा हाइड्रोकार्बन को। हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन में हमको टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स जो स्टडी करना है, टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स जो पढ़ना है हाइड्रोकार्बन में बेटा, वो हमको 4 टॉपिक्स के बारे में स्टडी करना होगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, हाइड्रोकार्बन में हमें कितने टॉपिक्स पढ़ना है? 4। देखिए क्लास, और इन सारे टॉपिक्स में जैसे हमारे पास पहला टॉपिक हम लोग इनिशिएट करेंगे एल्केन। क्या पढ़ेंगे बेटा? एल्केन। उसके बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन, एल्कीन। और एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एल्काइन। और लास्ट टॉपिक जो होगा वो होगा बेटा हमारे पास बेंजीन। ठीक है भाई, ध्यान देना रिगार्डिंग हाइड्रोकार्बन, ये जो 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने सामने हैं, दैट इज एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, बेंजीन, इनको हमें किस तरीके से स्टडी करना। देखे, इन चारों टॉपिक्स में कुछ बातें कॉमन है। जैसे क्या क्या कॉमन है भाई? पहली बात, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है भाई, इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, एल्कीन की, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन की। इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज के अलावा ये किस तरह की आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमें समझना पड़ेंगी और इनको प्रिपेयर करने के मेथड समझना पड़ेंगे। ये कुछ 3-4 तरह के टॉपिक हैं जो पूरे हाइड्रोकार्बन पे लगते हैं। इवन ये सभी पे लगते हैं। जैसे चाहे आप अगला टॉपिक पढ़ोगे हेलो एल्केन, हेलो एरीन, या आप इसके बाद पढ़ोगे अल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन। जब आप ये 4 चैप्टर भी पढ़ोगे तब भी हम लोग सिमिलर बात करेंगे, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। साथ में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज, और क्या पढ़ेंगे? उन पे लगने वाला आइसोमेरिज्म। बात समझ में आई? अब देखो, यहाँ हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर इनिशिएट हो रहा है बेटा, या जितना भी अब ऑर्गेनिक में सारे चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे जो सारे आपस में इंटरलिंक्ड है, मतलब हाइड्रोकार्बन रिलेट करेगा, फिर बेटा उसी को आगे बढ़ा देंगे हेलो एल्केन से रिलेट करेंगे, हेलो एल्केन को आगे बढ़ाएंगे अल्कोहल, फिनॉल ईथर से रिलेट करेंगे। तो इन सारे चैप्टर जो 5 मेन चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, अपार्ट फ्रॉम बायोमोलिक्यूल, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट, बट उसके अंदर हम लोग थोड़ी सी कॉमन सी चीजें पढ़ेंगे। फिलहाल ये जो 4-5 चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, 4-5 चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं, इनके अंदर मेन पार्ट क्या है? इनके अंदर है केमिकल रिएक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और केमिकल रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा परसेंट में है ऑर्गेनिक से। मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनिक का पेपर दोगे या आप कोई जनरल पेपर दोगे और उसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रही है, तो आप इस बात को दिमाग में सेट कर लेना कि रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट 60 to 70% होता है। अगर आप चाहे जेई मेंस का पेपर उठा के देख लो, अभी जितने भी हुए, अभी जनवरी में पेपर हुए थे जेई मेंस के, अभी देखो 12 तारीख को अपने पास आ जाएगा पेपर एनटीए वाला। आप पेपर उठा के देख लो, जितने भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन होंगे 10 में से 9 या 8 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म बेस्ड। मतलब यहाँ इंपॉर्टेंट है रिएक्शन मैकेनिज्म, क्योंकि अभी आप क्लास 11th में थे, अपने पास टाइमिंग की कमी थी, तो हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म अभी नहीं पढ़ा। पर फिर भी मैं आप लोगों को कुछ थोड़े रिएक्शन मैकेनिज्म इस चैप्टर के अंदर रिएक्शंस के मैकेनिज्म बताऊंगा। अब इस शब्द का मतलब क्या है? रिएक्शन के मैकेनिज्म का मतलब ये है कि जब कोई रिएक्शन हुई होगी तो वहां पर क्या बना होगा। वहां बनने का मतलब या तो ट्रांजिशन स्टेट बन सकती है या इंटरमीडिएट। क्यों? क्योंकि जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 या 1 के अंदर आपसे एक बात बोली थी कि जब रिएक्शन के अंदर बॉन्ड टूटते हैं, या तो वो होमोलिटिक तरीके से टूटते हैं या फिर वो हेट्रोलिटिक तरीके से टूटते हैं। होमोलिटिक में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, हेट्रोलिटिक्स में हमारे पास क्या बन जाता है? कैटायन और एनायन बन जाता है। ठीक है भाई, मैंने आपके सामने एक और शब्द बोला था, कार्बीन और नाइट्रीन। हालांकि अभी कार्बीन नाइट्रीन वाली रिएक्शन हमें स्टडी नहीं करना है। फिलहाल हमें पता है कि एक कार्बन फ्री रेडिकल होता है, एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। इतनी बात सब बच्चे जानते हैं। और रिएक्शन में मैंने आपसे कहा था कि जो रिएक्शंस होंगी वो 2 तरीके से रिएक्शंस हम लोग स्टडी करेंगे। या तो वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी, सिंगल स्टेप मतलब ट्रांजिशन स्टेट बने और प्रोडक्ट बन जाए। ये रिएक्शन कैसे होगी? जहां पर क्या बनेगा बेटा? इंटरमीडिएट्स बनेंगे, कैटायन एनायंस बनेंगे या फ्री रेडिकल बन रहा होंगे। बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली तो हमें रिएक्शंस को देखना होगा, वो रिएक्शंस 2 ही कैटेगरी की होगी, आइदर ऑफ सिंगल स्टेप जिसमें ट्रांजिशन स्टेट बनी, या फिर हमारे पास जिसमें इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन हो।
चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन, और ये रिलेट करेगा सीधे सीधे नेक्स्ट चैप्टर पर। इसकी सारी की सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12 के एग्जाम में भी ये वाली रिएक्शंस आती हैं। अब वो कैसे आती है उस बात को समझना होगा। फिलहाल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा हाइड्रोकार्बन में टॉपिक नंबर 1, जिसका नाम क्या है बेटा, एल्केन्स। हम लोग किसको स्टडी करने जा रहे हैं बेटा, एल्कीन वाले पार्ट को, पहला टॉपिक दैट इज एल्कीन को हमें स्टडी करना है। देखिए हम बात करें बेटा एल्कीन, देखो समझो एल्कीन्स। देखिए एल्कीन्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे एल्कीन का एक जनरल फॉर्मूला सब बच्चे जानते होंगे, क्या होता है इसका जनरल फॉर्मूला, CnH2n+2। ये सभी लोग जानते हैं कि भाई इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2 होता है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं बेटे इसमें n इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होगा, तो आप बोलोगे n इक्वल टू 1 पर हमारे पास पहला फॉर्मूला बन जाता है, दैट इज CH4, ये बन जाता है। ठीक है भाई, दूसरा n इक्वल टू 2 पर क्या बनेगा, n इक्वल टू 2 पर बनेगा बेटा C2H6, या n इक्वल टू 3 पर क्या बनेगा, दैट इज C3H8। अच्छा अगर हम बात करें तो ये तो C2H6 है, इसको लिखने का तरीका हो सकता है CH3, या C3H8 को क्या लिख सकते हैं बोलो, CH3, CH2 और CH3 लिख सकते हैं। हाँ भाई n इक्वल टू 4 पर अपन क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू 4 पर C4H8। और हम जानते हैं कि जब 4 कार्बन होते थे तब हमारे पास एक तो ये फोटो बनते थे CH3 CH2 CH2 CH3, जिसको हम लोग बोलते थे ब्यूटेन, और बेटा एक और हमारे पास बनता था CH3 CH3, जिसको हम लोग बोलते थे आइसो ब्यूटेन। मतलब यहाँ पर क्या स्टार्ट हो गया, यहाँ पर आइसोमर्स बनना स्टार्ट हो गए, दैट इज C4H। यहाँ पर 8 की जगह कुछ और आएगा, इट इज 10, दिस इज नॉट 8, दिस इज 10। क्लियर टू ऑल, अरे इतनी बात समझ में आ गई। मतलब एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है बच्चों, CnH2n+2 है, इसमें कोई समस्या। दूसरी बात ध्यान से सुनो बेटा, अगर हम बात करें इस एल्केन्स की, तो एल्केन्स में कुछ छोटे छोटे पॉइंट, जैसे एल्केन बेटा हमारे पास इसमें ओनली सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, इसमें कौन से बॉन्ड होते हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड। एल्केन्स में कौन से बॉन्ड होते हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता तो यहाँ पाई बॉन्ड आने वाला। एल्केन में ओनली कौन से बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड। कौन से बॉन्ड होते हैं, सिग्मा। यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं होता, क्यों, क्योंकि एल्केन्स के अंदर कोई भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। बात क्लियर, ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ये जो एल्केन्स हमें नजर आ रहे हैं, इस एल्केन्स को हम लोग बोलते हैं पैराफीन्स। क्या बोलते हैं इसको बेटा, अच्छा पैराफीन्स क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेटा ये हमारे पास लेस रिएक्टिव नेचर के हैं। कैसे हैं बेटा, ये लेस रिएक्टिव नेचर के, और अगर ये लेस रिएक्टिव नेचर के हैं तो हम लोग बोलेंगे हाईली सिलेक्टिव नेचर के होंगे। जितनी भी चीजें लेस रिएक्टिव होती है वो ज्यादा सिलेक्टिव होती हैं। लेस रिएक्टिव अगर है तो बेटा वो हमारे पास कैसा है, ज्यादा सिलेक्टिव नेचर का। बात समझ में आई। तो बेटा हमारे पास एल्कीन का एक और नाम है, दैट इज पैराफीन्स। क्या नाम है बेटा, पैराफीन्स। क्यों बोलते, क्योंकि ये हमारे पास लेस रिएक्टिव सब्सटेंस है। अच्छा इसमें छोटे छोटे से और पॉइंट कभी कभी पूछे जाते हैं, जैसे बेटा हमारे पास यहाँ पर जो CH4 लिखा है, जिसको हम लोग मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, क्या मीथेन का दूसरा नाम बच्चों को पता है क्या है, दिस इज मार्श गैस। कौन सी गैस है ये, और क्यों कहते हैं इसको मार्श गैस, क्योंकि बेटा ये हमारे पास मार्सी गैसेस से मिलता है। कौन सी गैसेस से बेटा, इसलिए हमारे पास इसका नाम क्या पड़ गया, मार्श गैस। क्या पड़ गया बेटा। अच्छा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बेटा हमारे पास यहाँ पर LPG, देखिए बेटा LPG लिक्विड पेट्रोलियम जो हमारे पास गैसेस होती हैं, ठीक है भाई, LPG गैस। तो बेटा उसमें हमारे पास अलग अलग गैसेस होती हैं, जैसे मीथेन होता है उसमें, या बेटा इसमें इथेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है, और ब्यूटेन तक होता है। मतलब इन गैसेस का मिक्सचर होता है, किसका, मीथेन का, इथेन का और प्रोपेन ब्यूटेन का, ये मिक्सचर होता है। इथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। और जैसे जैसे बेटा हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे नंबर ऑफ जो परसेंटेज होता है वो हमारे पास कम होने लगता है। मतलब मीथेन का परसेंटेज हाईएस्ट होता है इन LPG, लगभग 60 से 70%। बात समझ में आ रही है। या फिर बेटा हमारे पास बाकी जितने भी है, ये जितने भी हमारे पास सब्सटेंस है वो रिमेनिंग पार्ट में होता है। या मैं आपसे कहूँ तो ये 10 से 15 होता है, उससे भी लेस, उससे भी लेस। समझ में आ रहा। तो बेसिकली हमारे पास LPG इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, दैट इज मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। बात समझिए। अरे बोलो भाई, बल्कि और गैसेस नहीं होती। मतलब जैसे हमारे पास जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने लगते हैं,
तो वो गैसियस स्टेट में नहीं रहते, वो किस स्टेट में चले जाते, लिक्विड में। या फिर हमारे पास लिक्विड से या और ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो फिर वो हमारे पास सॉलिड स्टेट में जाने लगेगा। या तो सुनना, देखो जैसे अगर हम बात करें इसमें कि भाई ये हमारे पास एल्केन्स के अंदर, अच्छा उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, इसका जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होगा, ड्यू डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, वो कितना होगा बेटा, 0। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना आने वाला है। अच्छा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन सबको निकालना आता है, क्या होता है बेटा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का फॉर्मूला, हाँ जी, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1 और साथ में हमारे पास हाँ जी हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन अपॉन 2। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं बेटा, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप। अरे देखो अभी आप लोग मत लिखो क्योंकि मैं इतने सारे पॉइंट्स लिखूंगा फिर आपके पेज में जगह नहीं होगी। समझ आ रही बात। तो अभी मैं जब इसको अपलोड कर दूं आराम से इसके नोट्स बनाना प्रॉपर तरीके से, और जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें आपको मिल रही है सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखो, क्योंकि यही से सारी चीजें पूछी जाती। जैसे देखिए एक क्वेश्चन बना था, उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। देखिए क्वेश्चन क्या बना था, देखिए जैसे बेटा हमारे पास फिजिकल स्टेट की बात की जाए, फिजिकल स्टेट ऑफ एल्केन्स, देखिए बेटा तो हमने क्या ऑब्जर्व किया एल्केन्स के केसेस में कि हमारे पास लगभग पहली कार्बन से लेकर के चौथे कार्बन तक जितने भी हमारे पास एल्केन बनते हैं, जैसे मीथेन बनता है, इथेन बनता है, प्रोपेन बनता है, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो बनते हैं बेटा, इनका फिजिकल स्टेट पाया गया गैसियस। कैसा पाया गया बेटा, गैसियस स्टेट। दूसरा C5 से लेकर के C17 तक के कार्बन में हमने देखा कि ये हमारे पास जो है लिक्विड स्टेट में है। कैसे बेटा, ये लिक्विड स्टेट में है, ठीक है भाई, ये हमारे पास लिक्विड स्टेट में है। अच्छा ये लिक्विड स्टेट में भी होते हैं, और साथ में अगर मैं आपसे कहूँ तो भाई ये हमारे पास कलरलेस लिक्विड होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ये कलरलेस लिक्विड, ठीक है भाई। और C18 या फिर बेटा उससे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हमें दिखाई देंगे, तब उस केस में ये हमारे पास वैक्स लाइक सॉलिड होंगे। कैसे होंगे बेटा, जैसे वैक्स दिखाई देता है ना, उस तरह से ये हमारे पास सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। अब देखिए इस पॉइंट से ही एक क्वेश्चन बना जेईई मेंस के अंदर, ध्यान से सुनोगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन असर्शन रीजन के फॉर्म में दिया गया। अब देखो क्या भाई, यहां से हमें एक बात समझ में आ रही है कि C1 से लेकर C4 तक जो फिजिकल स्टेट होती है वो क्या होती है, गैसियस स्टेट। C5 से लेकर के C17 तक जो स्टेट होती है वो क्या होती है, लिक्विड स्टेट। और C18 से अगर ज्यादा हो तो क्या स्टेट आ जाती है, सॉलिड स्टेट। बात समझ में आ रही। अब देखो क्वेश्चन क्या बना, और उस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों ने क्या गलती की, देखिए क्या, यहाँ पर मैं नोट के फॉर्म में आपको बता रहा हूं। मैं देखो ध्यान से सुनो, क्या आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन में कितने कार्बन होते हैं बेटा, 5। इसका नाम पता है ना, 2,2 डाइमिथाइल हाँ जी प्रोपेन, इसी को तो बोलते हैं आइसोपेंटेन। तो 2,2 डाइमिथाइल और प्रोपेन ये हमारे पास आया, ठीक है भाई, ये हमारे पास आया 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इसमें हमारे पास कितने कार्बन होते हैं, 5। अगर मैं आपसे इसका स्ट्रक्चर बनवाऊं तो आप बनाओगे CH3 इस कार्बन पे कितने CH3 बेटा, 4 CH3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोपेंटेन। ध्यान से सुनना, आइसोपेंटेन जो होता है बेटा वो हमारे पास इस गैस, ये हमारे पास किस स्टेट में पाया जाता है, गैसियस स्टेट में। अब सवाल ये उठता है सर आपने तो बताया C1 से लेकर के C4 तक क्या स्टेट होती है, गैसियस, और 5 कार्बन पे कौन सी स्टेट आ जाती है, लिक्विड। ध्यान से सुनो अब इसका रीजन। देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया था कि आइसोपेंटेन असर्शन में कि आइसोपेंटेन इज गैसियस, और उसमें रीजन देखिए क्या लिखा हुआ था, और दोनों बातें सही थी, असर्शन भी सही था, रीजन भी सही था, और रीजन वाज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस असर्शन। देखो क्या, पहला पॉइंट, आइसोपेंटेन इज व्हाट, गैसियस। ये किस स्टेट में पाया जाता है बेटा, गैसियस। ध्यान से सुनो, देखो क्या, अगर हम बात करें यहां पर, क्या ये हमारे पास स्ट्रेट चेन के फॉर्म में है, आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 और ब्रांचेस है, या 5 कार्बन लाइन से नहीं लिखे। बात समझ में आ रही, कैसे लिखा है, एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन और 2 ब्रांचेस के फॉर्म में। अरे 5 कार्बन में तो आप ये भी तो सोच सकते थे कि 5 कार्बन ऐसे भी तो हो सकता है। अरे बोलो भाई, या आप इसमें कह सकते थे कि 5 कार्बन ऐसा भी तो हो सकता है। बात समझ में आ रही है, 5 कार्बन तो ऐसे भी हो सकते हैं भाई, दिस इज द पॉसिबिलिटी फॉर द 5 कार्बन, दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी फॉर द 5 कार्बन। अरे बात समझ आ रही है। देखो क्या कि यहाँ पर कितने कार्बन है, 5, यहाँ पर कितने कार्बन है, 5, और यहाँ पर भी कितने कार्बन है, और तीनों हमारे पास पेंटेन की तो फॉर्म है।
भाई ये हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये हमारे पास क्या है, ये हमारे आइसोपेंटेन नहीं है, दिस इज द नियोपेंटेन। एक सेकेंड मैं इसको करेक्शन कर दे रहा, दिस इज नियोपेंटेन, हाँ भाई दिस इज नियोपेंटेन, दिस इज हमारे पास आइसोपेंटेन, दिस इज नॉर्मल पेंटेन। अब बात ये आई कि भाई नियोपेंटेन किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में, और बाकी दोनों किस स्टेट में है, लिक्विड में। और देखो सुनो क्या, यहाँ पर पहला एक्सेप्शन, पहला एक्सेप्शन मिला क्या, नियोपेंटेन किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में। रीजन सुनना, देखो क्या बच्चों, आपने एक वर्ड सुना होगा, वंडरवॉल फोर्स, सुना है? अरे बोलो भाई, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है ये, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलो, बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या होता है इसका मतलब, बोलो। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शब्द का मतलब क्या होता है? देखिए क्या होता है कि जो भी सब्सटेंस किसी भी स्टेट में रह रहा है, जितने भी, जैसे हमारे पास H2O मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल, या मेरे पास मीथेन मॉलिक्यूल है, या मेरे पास अमोनिया मॉलिक्यूल है, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हमारे पास सब्सटेंस होते हैं, उन सब्सटेंस के मॉलिक्यूल से लेकर दूसरा मॉलिक्यूल जब वो नियरेस्ट डिस्टेंस पे आते हैं, तो दे विल फील सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब अगर एक कंटेनर के अंदर मैं बहुत सारे एक ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल भर दूं, तो उन मॉलिक्यूल्स को क्या फील होने लगेगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन टू मॉलिक्यूल, जितने वो नियर आएंगे उतना ही उनको क्या मिलेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आप मुझे एक बात बताओ, इन तीनों मॉलिक्यूल्स में जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे हो सकते हैं वो कौन से हैं, नियो वाले। अरे भाई बोलो, क्या यहाँ पर वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकेस्ट हो सकता है? रीजन, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं ये सवाल के फॉर्म में कि वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर क्या होगा, बोलो। तो हमारे पास सबसे ज्यादा किस में लग सकता है, नॉर्मल पेंटेन, बात समझ में आ रहा? उससे उसके बाद क्या इसमें होगा बेटा, आइसोपेंटेन में, और सबसे लास्ट नियोपेंटेन में, बात समझ में आ रही? और यहाँ पर वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लीस्ट हो गया, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, इसके लीस्ट होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगा तो फिजिकल स्टेट सॉलिड से कहां जाने लगती, लिक्विड, और लिक्विड से कहां जाने लगती। इसी वजह से ध्यान से सुनो, ये जो सब्सटेंस है कौन बेटा, नियोपेंटेन, किस स्टेट में मिला हमें, गैसियस स्टेट में, बात समझ में आ गई? ड्यू टू, हाजी ड्यू टू वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बात समझ में आ गया, वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से नियोपेंटेन इज फाउंड टू बी इन गैसियस स्टेट। डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, इतने छोटे से पॉइंट जो एनसीईआरटी में मेंशन है, समझ आ रही बात? अरे बोलो, C1 से लेके C4 कौन सी स्टेट है, गैसियस, C5 से C17 लिक्विड, और C18, और इकलौता एक ही एक्सेप्शन है कौन, नियोपेंटेन गैसियस स्टेट में क्यों गया, रीजन इज, अरे बोलो, वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास नियोपेंटेन इज गैसियस। क्लियर, समझ में आया? मतलब देखो क्या, यहाँ से कुछ बच्चे एक पॉइंट निकाल सकते हैं, बच्चे कह सकते हैं कि सर बॉइलिंग पॉइंट जो किसी सब्सटेंस का होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन हुआ। अरे बोलो भाई, नंबर ऑफ, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट हमारे वो बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि गैस से कहाँ जा रहे हैं, लिक्विड, लिक्विड से कहाँ जा रहे हैं, सॉलिड, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, पहला पॉइंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट अपन क्या कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, जितना ज्यादा ब्रांच बढ़ेगा, ये कब लगाते बेटा हम लोग, तब लगाते हैं आइसोमर्स की बात चल रही हो, इसकी बात चल रही हो बेटा, जिसमें ज्यादा ब्रांचेस होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बदल जाएगा। समझ में आ रही बात? जैसे इन तीनों में मैं आपसे पूछूं हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रही है बातें? ध्यान से सुनना, अभी और चर्चा करते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान दीजिएगा, दैट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म टोन बाय, हाँ जी, एल्केन। एल्केन जनरली हमारे पास किस तरह की आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? देखिए एल्केन में अगर हम बात करें तो एल्केन दोनों तरह की आइसोमेरिज्म शो करता है। एल्केन मतलब एक स्ट्रक्चरल भी करता है और एक स्टीरियो भी करता है, मतलब स्ट्रक्चरल भी और स्टीरियो भी। ठीक है भाई, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, ध्यान से सुनना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब देखो हमारे पास दो तरह के एल्केन्स होते हैं,
देखिए, एल्केन्स की वी हैव टू कैटेगरी, दैट इज ओपन चेन एल्केन, जिनका एक फॉर्मूला होता है ओपन चेन एल्केन का, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज CnH2n+2। बात समझ में आ रही है? एक हमारे पास क्लोज्ड फॉर्म में भी होता है, क्लोज्ड चेन, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिफेटिक। क्या बोलते हैं इनको? अरे क्या लिख रहा मैं, एलिफेटिक एल्केन। तो इनका जो फॉर्मूला होता है, ध्यान तो सुनो, इनका फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n। वो आप कहोगे सर यहाँ तो हमारे पास हो क्या रहा है, ध्यान तो सुनना, हमारे पास साइक्लिक, हमारे पास जो एल्केन्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास देखो ये रहा C3H6, ये रहा C4H8, ये रहा C5H10, समझ गए ना? इसमें देखो फॉर्मूला इज वैलिड, क्लियर है? क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना चाहिए? 1 चाहिए, समझ गया ना? अब देखो, अगर हम बात करें बेटा इसमें, ये ओपन चेन, तो ओपन चेन वाले जो हमारे पास जो एल्केन्स होते हैं, ओपन चेन वाले एल्केन्स, ओनली अगर एल्केन के रिस्पेक्टिव बात की जाए, एल्केन के रिस्पेक्टिव, तो ये हमारे पास कुछ अलग तरह का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं और स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। अब देखो बात क्या है, सब बच्चों को ये तो पता है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की जो कुछ कैटेगरी थी, दैट इज फंक्शनल चेन, पोजीशन, या फिर रिंग चेन, या फिर मेटामेरिज्म। समझ में आ रही बात? ये हम लोगों ने पढ़ा था। टॉटोमेरिज्म अभी हम लोगों ने स्टडी नहीं किया है। तो एल्कीन्स जो है, एल्कीन्स स्ट्रक्चरल में से कुछ आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं और साथ साथ में स्टीरियो भी शो कर सकते हैं। मतलब एल्कीन कैन शो बोथ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बात समझ में? अभी हमने स्टीरियो तो पढ़ा नहीं है। स्टीरियो में जैसे हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा है, या हम लोगों ने कौन सा नहीं पढ़ा है बेटा? ऑप्टिकल नहीं पढ़ा है, हमें इनेंशियोमर शब्द का मतलब नहीं पता है, हमें डायस्टीरियोमर शब्द का मतलब नहीं पता है। बात समझ में आ रही है? और हमें कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शब्द का पता नहीं है। बात समझे? तो देखो यहाँ पर जैसे जैसे आइसोमेरिज्म अराइज होगी, जैसे आप NCERT रीड करो और NCERT में आप स्टडी करो एल्कीन्स को, जैसे आप रीड करोगे तो उसमें इनिशियल कुछ बातें लिखी है स्टार्टिंग के पॉइंट्स में, और उसके बाद फिर वो आगे प्रिपरेशन पे, फिर उन्होंने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो की है, फिर वो आगे किस पर? केमिकल प्रॉपर्टीज पे। हम लोग अकॉर्डिंग टू NCERT तो चलेंगे, बट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहां पर क्या क्या और पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। समझ में आई बात? दूसरी बात, आप लोगों को अगर स्कूल लेवल पे चीजें प्रिपेयर करना है तो आप NCERT को अच्छे से फॉलो करना। जितनी बातें मैं बताता चलूंगा, आप NCERT में सारी बातें आप लोगों को मिल जाएंगी। जितनी एडिशनल बातें मिल रही हैं, वो एडिशनल बातें आप सबके कॉम्पिटिशन के एग्जाम के लिए, समझ गया ना? वो स्कूल बोर्ड के लिए नहीं है। क्लियर? चलिए, तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? एल्किन। तो एल्किन कौन कौन से आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं? स्ट्रक्चरल भी और स्टीरियो भी। अब देखिए एक क्वेश्चन बना, पहला सवाल, अगर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात की जाए, कौन से आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल में कौन कौन सा हो सकता है? फंक्शनल, चेन, पोजीशन, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। समझ गए? एक बात बताओ, ये जो फॉर्मूले आप लोगों को n = 1 2 3 4 दिखाई दे रहे थे, क्या इसमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो सकती है? क्यों? क्योंकि फंक्शनल आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या थी? अगर दो कंपाउंड के पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे तो वो कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? फंक्शनल। अगर सारे के सारे एल्केन्स हैं तो वहां पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने वाला, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है। मतलब जो हमारे पास एल्केन होते हैं वो कभी भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो तो सारे एक ही फंक्शनल ग्रुप से। एल्कीन शब्द का मतलब ही हो गया कि एक सिंगल फंक्शनल ग्रुप। एल्केन एल्कीन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, एल्केन एल्काइन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, बट एल्कीन एल्कीन इज सेम फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल आइसोमर होने की सिचुएशन थी कि वहां पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अगर एक ही एल्कीन है तो वहां पर हमारे पास फंक्शनल आइसोमेरिज्म अराइज नहीं हो सकती। मतलब पहला पॉइंट क्या? कि हमारे पास एल्केन डज नॉट शो कौन सी आइसोमेरिज्म? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बस समझ में? अब एक बात बताओ, क्या इसमें चेन आइसोमेरिज्म हो सकती है? क्या इसमें चेन आइसोमेरिज्म हो सकती है? कितने मिनिमम कितने कार्बन के साथ? 4। कितने कार्बन के साथ? क्योंकि 3 पे कितने स्ट्रक्चर बनते हैं? 1। और 4 पे कितने स्ट्रक्चर बनते हैं? 2। बात समझ में आई? मतलब चेन आइसोमेरिज्म हो तो सकती है, पर कितने कार्बन के साथ? 4 कार्बन के साथ हमारे पास यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म होगी। ये सवाल नंबर 2 है। पहला सवाल कि इनमें से कौन से आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, तो आंसर इज फंक्शनल।
मतलब हमारे पास ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो। दूसरा, ये चेन आइसोमेरिज्म शो करता है कितने कार्बन के साथ? आप बताओ पोजीशन करेगा या नहीं? अरे बोलो भाई, क्या हमारे पास एल्केन पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? एल्केन पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। कितने कार्बन के साथ? अरे बोलो भाई, कितने कार्बन के साथ? ए कार्बन के साथ। आर यू श्योर? देख लो भाई, चलिए क्लास। देखो बेटा, पहला पॉइंट। हाँ भाई देखो, एल्केन डज नॉट शो कौन सा आइसोमेरिज्म? फंक्शनल। डज नॉट शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। डज नॉट शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चलिए भाई, दूसरी बात बेटा ध्यान से सुनो। क्या? नंबर टू, एल्कीन्स जो हमारे पास होते हैं डज नॉट शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एल्कीन कैन शो, हाँ भाई, चेन आइसोमेरिज्म विथ मिनिमम नंबर ऑफ, हाँ भाई, कैन शो चेन आइसोमेरिज्म विथ मिनिमम 4 कार्बन। मिनिमम कितने कार्बन बेटे? 4 कार्बन। क्लियर है? अच्छा, मैंने तीसरा पॉइंट भी आपसे पूछा था क्या? हाँ, एल्केन कैन शो, हाँ जी, कौन सा बेटा? पोजीशन आइसोमेरिज्म। और अगर ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर रही है, हाँ भाई, विथ मिनिमम, वेरी गुड, विथ मिनिमम 6 कार्बन। जिसने भी ये बात सोची बहुत सही सोचा है। क्यों भाई? इसका एग्जाम्पल बना लेते हैं। देखो बेटा, अगर हम आपसे कहें फॉर चेन, तो चेन वाले का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? मिनिमम के लिए एक ही है, दैट इज फॉर चेन के लिए हमारे पास क्या हो सकता है? C4H10। और इसमें हमारे पास 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अरे बोलो भाई, एल्केन के इस फॉर्मूले से 2 स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं, जिसका आइसोमेरिज्म कौन सा हो? CH3 CH2 CH2 CH3। ये चेन आइसोमर्स बनेंगे, CH3 CH CH3। और दूसरा हमारे पास, दूसरा क्या बन सकता है बोलो बेटा? C6H14 में, इसमें बेटा हमारे पास पोजीशन आइसोमर्स बन सकते हैं। देखो कौन कौन से पोजीशन आइसोमर्स बन सकता है? पहला CH3 CH2, यहाँ पर CH2 CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ CH3। देख लो बेटा, देखो। और इसका दूसरा क्या बन सकता है? CH3 CH2 CH CH2 CH3। ये हमारे पास कौन से आइसोमर्स बन गए बेटा? पोजीशन। बात समझ में आ रही? क्यों भाई साहब? इसमें देखो कितने कार्बन है मेन चेन में? 4। यहाँ पर कितने कार्बन है मेन चेन में? 3। और अगर साइज ऑफ पेरेंट कार्बन चेन इज डिफरेंट, देन कंपाउंड इज कंसीडर्ड टू बी 10 आइसोमर्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। यहाँ देख लो, यहाँ पर कितने बेटा हमारे पास? 5 कार्बन है। यहाँ पर भी कितने कार्बन है? 5 कार्बन। साइड ब्रांच कितने कार्बन की? 1। और यहाँ पर भी 1। बात समझ गए? इसका मतलब यहाँ पर साइज ऑफ पेरेंट कार्बन चेन एज वेल एज साइड ब्रांच इज सेम, बट द डिफरेंस ऑफ, ये बेटा देखो सेकेंड नंबर पे मिथाइल है, और उसमें कहाँ पर है बेटा? तीसरे पर। इसीलिए यहाँ पर जो लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है दैट इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड टू बी पोजीशन आइसोमर्स। तो हमारे पास एल्केन कैन शो चेन आइसोमरिज्म एज वेल एज पोजीशन, बट ये फंक्शनल नहीं दिखा सकता। अब मुझे बताओ बेटा, पॉइंट नंबर 4, क्या ये हमारे पास मेटामेरिज्म शो कर सकता है? बोलो, मेटामेरिज्म की कंडीशन क्या थी? डायावैलेंट फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ये तो मोनोवैलेंट है, ये तो एक ही तरफ से कनेक्ट करता है मॉलिक्यूल को, इसलिए हमारे पास ये मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। नंबर 5, क्या ये हमारे पास रिंग चेन कर सकता है? रिंग चेन, बोलो बेटा, क्या ये रिंग चेन कर सकता है? तो आंसर इज नो। रीजन, अगर इसको रिंग चेन करना है, ध्यान से सुनना, तो क्या हमारे पास अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होना चाहिए? डिफरेंट। और बेटा रिंग चेन की कंडीशन थी एक ओपन में होना चाहिए और एक क्लोज में होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर देखो, क्या यहाँ पर जैसे अगर मैंने CH3 CH2 CH3 लिया, ये एल्केन है, ये ओपन में है, और बेटा हमारे पास किस में बेटा? ये क्लोज में। बट इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? डिफरेंट। बात समझ में आई? बट एक चीज ध्यान से सुन लो, फॉर जे स्टूडेंट्स ओनली, फॉर जे स्टूडेंट्स। देखो क्या बेटा, हमारे पास ध्यान तो सुनना, हमारे पास एक कंपाउंड ये है, दिस इज एल्केन। अरे बोलो भाई, दिस इज एलिफेटिक एल्केन, और दिस इज ऑल्सो एलिफेटिक एल्केन।
और दोनों में एक एटम ओपन है। अगर एक एटम ओपन होता है तो जेई वाले बोलते हैं कि भैया ये हमारे पास क्या है, रिंग चेन। क्या है ये, इसको क्योंकि रिंग चेन मान रहे हैं, मतलब ये रिंग चेन तब दिखाएगा जब हमारे पास एलिफेटिक या फिर हमारे पास कौन से वाले आएंगे, रिंग चेन वाले। बात समझ में आई। उसके अलावा एक टोटली ओपन और एक टोटली क्लोज है, तब वहां पे शो होने वाला, क्योंकि यहाँ कार्बन 3 है, हाइड्रोजन है 8, यहाँ कार्बन 3 है, हाइड्रोजन है 6, मतलब इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। तो हम लोग जो स्कूल लेवल पे, नीट लेवल पे बात लिखेंगे, वहां लिखेंगे एल्केन कैन नॉट शो रिंग चेन आइसोमेरिज्म। बट जेई के अगर अंदर ये पूछ लिया गया कंसेप्चुअली, तब बेटा हमारे पास आंसर होगा कि एल्केन जो है वो हमारे पास कितने कार्बन के साथ, मिनिमम मिनिमम 4 कार्बन के साथ। कैसे मिनिमम 4 कार्बन, क्यों, क्योंकि भाई एक ये पॉसिबल है और इसके साथ ये भी तो पॉसिबल है, ये सेट बन गया बेटा मिनिमम कार्बन के लिए। अरे बात समझ में आ रही है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। क्लियर, समझ आया। अच्छा, एक और बात, नंबर 5, दैट इज टॉटोमेरिज्म। हाँ भाई, सॉरी नंबर 6, टॉटोमेरिज्म। ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करते। ये टॉटोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान तो सुनो। इसकी कंडीशन होती है, अगर किसी दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है, क्या है बेटा, और इसमें बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा, ए से, किससे ज्यादा बेटा, और इससे जुड़ने वाला जो एटम है, कोई भी एटम हो सकता है, सपोज कोई एटम सी है, तो इसके पास मिनिमम कितने एच होना चाहिए, एक। कितने एच होना चाहिए, तब उस केस में हमारे पास या पाई सिंगल पाई से भी कनेक्टेड हो सकता था, बट मस्ट बी एक पाई फिर सिंगल फिर एक एटम। समझ में आया। और अगर पाई सिंगल पाई है तब भी हो जाएगा। टॉटोमेरिज्म की एक नॉर्मल कंडीशन बता रहा हूँ कि भाई टॉटोमेरिज्म कैसे हो सकता है। भले ही आपको ये बात अभी समझ ना आए, बट जब मैं टॉटोमेरिज्म बताऊंगा, जब आप नोट्स को रिकॉल करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये टॉटोमेरिज्म क्यों शो नहीं कर रहा है, इसलिए इधर पे लिखवा दिया। समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग हाइड्रोकार्बन इन जनरल पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं पढ़ रहे कि बस एक आध पॉइंट छोड़ देंगे। समझ में आई बात। अरे बोलो। तो हमारे पास एल्केन्स के लिए कुछ पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या क्या पॉइंट है बोलो भाई। एल्केन फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो रिंग चेन भी नहीं करते अनटिल अनलेस ऐसा वाला कोई पॉइंट जेई वाले में पूछा जाए। समझ आई बात। दूसरा, उसके अलावा ये हमारे पास मेटामेरिज्म शो नहीं करते, टॉटोमेरिज्म भी ये शो, ये जनरली क्या करते हैं, चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म ही शो करते हैं। बात क्लियर आ रही है ना, बात समझ में। ध्यान से सुनिएगा बेटा। अगला कॉन्सेप्ट इसी में, ऑप्टिकल के लिए, ऑप्टिकल नहीं फॉर स्टीरियो। देखो बेटा, फॉर स्टीरियो आइसोमेरिज्म, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, कि जो हमारे पास एल्कीन्स जो है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। और स्टीरियो में पहला हम लोग सीखने जा रहे हैं अभी कन्फर्मेशनल। कौन सा बेटा हमारे पास, कन्फर्मेशनल, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। देखिए और समझिए, इस टॉपिक को आज खत्म ही करके चलेंगे अपन, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। देखो बेटा, सबसे पहली बात, वी हैव अ वर्ड दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है भाई, हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं कि एल्कीन्स में कौन सा आइसोमेरिज्म होता है, दैट इज कन्फर्मेशनल। स्टीरियो शब्द का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आईयूपीएसी रेम सेम एंड द पोजीशन ऑफ एटम और ग्रुप इन 3D इज डिफरेंट। देखो हाइड्रोजन गिर गया, समझते हैं हम लोग, दैट इज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। देखो बात समझना, जैसे मेरे सामने कंपाउंड है दैट इज CH3CH3, इसका नाम बता सकते हो आप लोग,
दिस इज कॉल्ड व्हाट, इसको हम लोग बोलते हैं ईथेन। क्या बोलते हैं बेटा? ईथेन। अच्छा, ईथेन का जैसा अगर अपन स्ट्रक्चर बनाएं भी तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है और पड़ोसी के पास भी कितने बेटा? 3 हाइड्रोजन। अब बात समझो, देखो क्या हम जानते हैं कि इनके बीच में जो बॉन्ड है बेटा वो कौन सा? सिग्मा। कौन सा बॉन्ड है बेटा? और जो सिग्मा बॉन्ड होता है, ध्यान से देखना, ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड के अंदर रोटेशन पॉसिबल है। अरे बात समझ में आ रही? इनके बीच में क्या पॉसिबल है? रोटेशन। बात समझ में आ रहा? अब सुनना, बात ये है कि इनको रोटेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है 3 से 5। कितना? 3 से 5 किलो कैलोरी पर मोल। समझ गए? बट जो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर होता है वो दे रहा है 25 से 30। कितना बेटा? 25 से। तो इनका रोटेशन खुद से ही होगा। बात समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी है? 3 से, बट अवेलेबल कितनी है? 25 से 30। तो इसका होता ये है कि ये मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट करता रहता। समझ में आ रही बात? और ये रोटेशन पे अगर मैं आपको कैमरा पकड़ा दूं और मैं आपसे कहूं कि बेटा इसकी फोटोज खींचो, तो कोई बच्चा इसको इस पोजीशन पे जैसे फोटो खींच रहा था, तो बेटा किसी ने ऐसे में फोटो खींचा, फिर ऐसे में फोटो खींचा, फिर ऐसे में फोटो खींचा। अब मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ फोटोज कितने खींच सकते थे अगर इसका रोटेशन हो रहा है? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि किसी ने खींचा होगा 1 डिग्री पर, तो कोई हो सकता है 0.1 डिग्री पर खींच दे। रोटेशन मतलब 1 डिग्री का मतलब क्या है? देखो ये जो लाइन है ना फ्रंट वाला, दिस इज कार्बन, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन। तो मैं आपसे कह रहा कि मान लो इनके बीच में कुछ एंगल है, इनके बीच में क्या है बेटा? कोई, तो इनके बीच में जो एंगल है, जब ये आप रोटेट करो तो धीरे धीरे वो एंगल चेंज होगा। जैसे ये था, हल्का सा रोटेट हुआ, रोटेट हुआ, रोटेट हुआ। इस तरीके से रोटेशन पे इसमें अलग अलग एंगल आ सकते। समझ में आ रही बात? इस एंगल को हम लोग बोलते हैं डायहेड्रल एंगल। मतलब फ्रंट वाले जो एटम्स हैं, बैक वाले जो एटम है, उनमें बीच में ये जो लाइन है, इन एटम्स के बीच में जो एंगल बना सकते हो। अगर मैं यहाँ से एक लाइन पास कर दूं एक्सिस, और मैं अगर ऐसे ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे कुछ एंगल दिखाई देगा। अरे बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो मैं यहाँ पर इसको एक प्लेन सिस्टम में डाल दूं एक्स वाई एक्सिस पे, समझ में आ रहा? तो ये क्या होगा? ये धीरे धीरे ऐसे रोटेट करेगा तो बीच में एंगल नजर आने लगेगा ना ओरिजिन से। और कितना रोटेट हो सकता है? मैक्सिमम 360। और अगर और उसी डायरेक्शन में रोटेट करो तो वो 360 के आगे बढ़ा के, बट वो रोटेशन कंटिन्यूअसली, अगर आप क्लॉकवाइज चलते रहे या आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते रहे। अरे बात समझ रहे हो? तो यहाँ इस रोटेशन की वजह से इसकी डिफरेंट डिफरेंट फोटो बनती है। किसी ने बोला ये क्या है? ईथेन। ये क्या है? और अभी भी क्या है? अभी भी क्या है? मतलब नाम तो नहीं बदल रहा, केवल क्या बदल रहा? पोजीशन ऑफ एटम इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में पोजीशन बदल रही है। किसकी? ईथेन की। किसकी बेटा? तो इसको हम लोगों ने बोला है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, जिसमें यहाँ पर रोटेशन हो रहा है बिटवीन कार्बन कार्बन के एटम। जो कार्बन कार्बन एटम है इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड होता तो ये रोटेशन होने वाला, जबकि सिंगल बॉन्ड में क्या हो सकता है? और इस रोटेशन की वजह से इसकी डिफरेंट डिफरेंट फोटो बन सकती है। आ रही है बात समझ में? ध्यान से सुनो। देखो क्या हमें इतनी बात समझ में आई पहले तो कि भाई कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, तो बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? अराइजेस ड्यू टू क्या बोलेंगे इसमें? अराइजेस ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू रोटेशन। हाँ भाई, ड्यू टू रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। किसका? कार्बन कार्बन के बीच का। बात समझ में आ रही? और इसकी वजह से इसमें डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास फोटोज बन रही है। उन सारी फोटोज को आपस में बोला गया है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। क्या बोला गया है? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। समझ में आया? ये शब्द क्लियर हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म? जब 2 कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो कार्बन से जुड़े हुए मॉलिक्यूल और कार्बन से जुड़े हुए मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर सकते हैं? रोटेशन कर सकते हैं। और उस रोटेशन की वजह से जो डिफरेंट स्ट्रक्चर अराइज हो रहे हैं, सारे स्ट्रक्चर्स को आपस में कहा गया है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। बात क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, देखिए अगर हम बात करें इसमें, तो इसका प्रेजेंटेशन, ध्यान से सुनना बेटा, इसका जो प्रेजेंटेशन है मॉलिक्यूल का, वो 2 तरीके से किया गया। प्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए बेटा, इसी मॉलिक्यूल को ध्यान से देखना, जो जस्ट मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा था, उस मॉलिक्यूल को 2 तरीके से प्रेजेंट किया गया। देखिए क्या, जैसे ध्यान से सुनना, जैसे मान लो मेरे पास ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल जस्ट एक एटम के जस्ट दूसरा एटम पीछे ही है। एक पर्सन इस स्ट्रक्चर में
इससे 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे खड़ा हो जाए, उसके जस्ट फेस के सामने ये स्ट्रक्चर है, तो क्या उसको ये वाला एटम दिखाई दे रहा होगा? इसके पीछे वाला एटम दिखने वाला केवल ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा। अरे बात समझ में आ रही? तो ये जो हमारे पास है ये प्रोजेक्शन है जस्ट उसके फ्रंट से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे अगर क्लियर विजन पे अगर वो खड़ा हो जाए तो उसको कुछ ऐसा फोटो दिखाई देगा। कौन सा? जिसमें ये एटम से लगा हुआ उसको दिखाई देगा कि 120 डिग्री पर ये 3 एटम लगे हुए हैं। ऐसा रियलिटी में तो नहीं है। अरे समझ रहे हो? तो ये प्रोजेक्शन कहलाता है न्यूमैन। क्या कहलाता है? अब एक साइड से देख रहा, कैसे देख रहा बेटा? तो साइड से देख रहा तो उसको दिखाई दे रहा कि बेटा ये हमारे पास सपोज ये इसका फेस है, ये इसका टेल है, ये मतलब यहां से ये टेल हो गया, तो बेटा ये इसके पास लेग्स हो गए, तो इट लुक लाइक अ हॉर्स। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? सॉ हॉर्स। क्या बोलेंगे? तो अ हॉर्स इज बेसिकली व्हाट? ये हमारे पास एक साइड प्रोजेक्शन है। और न्यूमैन क्या है बेटा? फ्रंट प्रोजेक्शन। समझ में आ रहा? मतलब इस मॉलिक्यूल को अगर दो तरीके से देखा जाए तो वी हैव हाउ मेनी पिक्चर्स? 2, दैट इज सॉ हॉर्स एंड व्हाट? न्यूमैन। मतलब मैं इधर पे अगर इसकी 2 फोटो बनाना चाहूं तो बेटा एक फोटो तो मैं ऐसे बना सकता था, ये वाली फोटो, इधर पे ये रहा कार्बन एटम और इससे मेरे पास ऐसे कोई कुछ ग्रुप्स कनेक्टेड है, और यहाँ पर ये रहा कोई बॉन्ड, ये रहा बेटा इनके बीच में बॉन्ड, और ये रहा बेटा मेरे पास कोई अगला वाला कार्बन, और इस कार्बन से फिर से बेटा मैंने यहाँ पर एक और ऐसे बेटा मैंने जोड़ दिया। तो दिस फोटो इज कॉल्ड व्हाट? ये कौन सा प्रोजेक्शन हो गया? दिस इज सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। ये साइड व्यू है। ये कौन सा बेटा हमारे पास? सॉ हॉर्स। क्लियर है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज साइड व्यू। दिस इज साइड व्यू। अरे बात समझ में आ रही है? दूसरा, इसी में बेटा हमारे पास एक और प्रोजेक्शन हो सकता है। एक और प्रोजेक्शन होता है कि जिसमें हमारे पास ये एटम फ्रंट में है और इससे कितने एटम जुड़े हुए हैं बेटा हमारे पास? ऐसे 3 एटम। समझे? अब बैक वाला मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो बैक वाले को देखने के लिए हम लोगों ने क्या किया है? हम लोगों ने ये एक ऐसे लाइन बना दी। तो इस सर्किल का मतलब क्या है? कि इसके जस्ट पीछे एक बैक एटम है और इससे जस्ट पीछे एटम्स को हम लोगों ने ऐसे दिखा दिया। अरे बात समझिए आप लोग? तो इस प्रोजेक्शन का नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ गया न्यूमैन। क्या नाम पड़ गया बेटा? अब न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर ध्यान से सुनना, दिस इज व्हाट? फ्रंट व्यू। ये कौन सा व्यू है बेटा? फ्रंट व्यू है। समझे? अरे बोलो, ये बात समझ में आई? तो दिस इज कॉल्ड हमारे पास कौन सा? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट फोटोज बनेंगी। कब? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें कितने तरह के प्रेजेंटेशन आएंगे? 2, दैट इज सॉ हॉर्स एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन। कोई दिक्कत? सारी बातें समझ में आ गई? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शब्द का मतलब समझ में आ गया? अब मैं कल आप लोगों को सिखाऊंगा कि भाई ये तो कन्फर्मेशनल आइसोमर होते हैं वो हम लोग कैसे बनाते हैं, इसका ग्राफ कैसे पूछा जाता है, और इसमें मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर का एक क्वेश्चन बनता है उसको कैसे बनाएंगे। बात क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है भाई, तो आज की क्लास इतनी, कल की क्लास में हम लोग इसी को आगे बढ़ा देंगे।